नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे DRDO सेप्टेम 10 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 19 मार्च 2023 को DRDO के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों के 100% रियल क्वेश्चन लेके हाजिर है। इस बात में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जाता है। साथ में दोस्तों अगर आपका इसका PDF फाइल चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे हर एग्ज़ाम्स का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर जो कि ज्वाइन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि एक उड़ान हवाई जहाज़ में किस तरह का ऊर्जा होता है। एक उड़ान हवाई जहाज़ में किस तरह की ऊर्जा होती है ये पूछा था। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन D। बात करते हैं दोस्तों, तो शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन D की भी ज़रूरत पड़ती है। विटामिन D कैल्शियम को शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में आज हम आपको कैल्शियम की कमी से होने वाली जो कि बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कैल्शियम और विटामिन D से भरपूर कौन से खाद्य पदार्थ है जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो उसके लिए आप PDF फाइल देख लेना दोस्तों, ऐसे बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बताना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छऊ लोक नृत्य। यह दोस्तों छऊ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है, जिसमें नृत्य के साथ साथ मार्शल आर्ट की तकनीक शामिल है। यह नृत्य रूप ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में उत्पन्न हुआ था। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी के तट पे। बात करते हैं तो हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह जो कि संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों 25.8 किलोमीटर है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सबसे छोटी रॉकेट यानी SSLV D2 की दूसरी जो कि विकासात्मक उड़ान कहाँ से प्रक्षेपित की गई थी, यानी इसको कहाँ से लॉन्च किया गया। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। बात करते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने शुक्रवार सुबह 10 बजे जो कि 10 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने नए और सबसे छोटे रॉकेट यानी SSLV D2 की दूसरी जो कि विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित की। SSLV D2 का प्रक्षेपण सुबह जो कि 9:18 पे किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में पूछेगा। एक प्रश्न आया था कि रेस्टोरेंट का स्पेलिंग एरर पूछा था। तो रेस्टोरेंट ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है कम से कम कितने रुपए जमा करके खाता खुलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 रुपये कम से कम जमा करने होंगे। लेकिन आपके ऑप्शंस में 250 नहीं था दोस्तों। बाकी दोस्तों 250 नहीं था, तो फिर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ऑप्शंस थे। ठीक है। तो दोस्तों जाके अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो कि 15 जो कि उपबंध 1 जो कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था कि ध्रुव तारा का दूसरा नाम क्या है। तो नॉर्थ स्टार हो जाएगा ध्रुव तारा का दूसरा नाम। बात करते हैं दोस्तों, तो ध्रुव तारा या फिर ध्रुवीय तारा या फिर पोलारिस को नॉर्थ स्टार, मार्गदर्शक तारा और जो कि लोड स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इतने सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। ध्रुव तारा एक जो कि प्रकाशमान तारा है, जो एक खगोलीय वस्तु के घूर्णन के
अक्ष के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए थे। और दोस्तों जो कि बोधि वृक्ष है ये असल में एक पीपल का पेड़ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चंपारण किस राज्य में स्थित है, बिहार में स्थित है दोस्तों। एक्सपोर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ट्रेड पोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लोकतांत्रिक या फिर लोकतंत्र की परिभाषा पूछा था, ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं कि लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे जो कि विधायिका का सदस्य बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र, यानी लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मृत व्यक्ति के शरीर में रक्त कहाँ पर जमा होता है, तो ये लीवर के आसपास जमा होता है दोस्तों। लीवर को जो कि यकृत भी बोला जाता है। ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बताइएगा। बात करते हैं मृत्यु, इसके बाद खून जमने लगता है, मृत्यु के बाद खून जमने लगता है। लीवर की तरफ खून का बहाव, मृत्यु के तुरंत बाद खून का बहाव जो कि रुक जाता है, तो खून लीवर के आसपास जमा होने लगता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मंगल ग्रह सूर्य से किस नंबर पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर पर। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे लेकिन एक को अलग कर दिया है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, बुध पहले नंबर पे है, शुक्र दूसरे नंबर पे, पृथ्वी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मंगल, 5वें नंबर पे बृहस्पति, 6वें नंबर पे शनि और 7वें नंबर पे यूरेनस तथा 8वें नंबर पर नेपच्यून को रखा गया। प्रश्न आया था कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ, बनारस, उत्तर प्रदेश में। जी दोस्तों, सारनाथ, बनारस के सारनाथ, बनारस में एक जगह है जिसका नाम है सारनाथ, वहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था प्रथम। वही बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध जो कि लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे जिसको बोधि ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गाँव में दिया था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शंस में आपके बेरी नामक रोग दिया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका महाद्वीप। बात करते हैं तो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यह अफ्रीका के अधिकांश उत्तरी भाग में फैला हुआ है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के पीछे तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो दोनों ठंडे रेगिस्तान है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, सहारा पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरण में से एक है, जो 3.6 मिलियन वर्ग मील यानी 9.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर को आवरण करता है। लगभग 1/3 अफ्रीकी महाद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार जो कि अलास्का और हवाई सहित के बारे में है। रेगिस्तान का नाम अरबी शब्द से आया है जिसका अर्थ है रेगिस्तान। सहारा पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में साहेल जो कि सवाना से घिरा हुआ है। विशाल रेगिस्तान जो कि 11 देशों में फैला है, जिसमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया शामिल है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था कि 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 लोगों को। बात करते हैं विस्तार से, तो यहाँ पे पद्म अवार्ड 2023 जो कि देश के 74वें गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा यानी कर दी गई। 25 जनवरी की शाम को कुल जो कि 106 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रीय
आपातकाल की घोषणा करते हैं? आपातकाल इसमें लगाते हैं या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद हो जाएगा 352। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब बता देते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है जब भारत की सुरक्षा या फिर उसके हिस्से को युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है। तब यह ध्यान दिया जा सकता है कि राष्ट्रपति युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि आसन्न खतरा है। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर आसन्न खतरे के आधार पर विभिन्न जो कि उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है, चाहे उसके द्वारा पहले से ही कोई उद्घोषणा हो या न हो। ऐसे उद्घोषणा प्रचलन में है। यह प्रावधान जो कि 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। जब राष्ट्रीय आपातकाल को युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया तो इसे बाहरी आपातकाल के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसे सशस्त्र विद्रोह की ज़मीन पर घोषित किया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन बिहारी चित्रकला है? तो मधुबनी ऑप्शन में था, जो आपकी राइट आंसर होगा। बात करते हैं मधुबनी चित्रकला बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर और यहाँ पे बात करते हैं मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई। मधुबनी चित्रकला बिहार की एक जो कि विश्वविख्यात चित्रकला शैली है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि चाणक्य कौन से विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों, कौटिल्य भी कहा जाता है चाणक्य को। तो कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा जो कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। प्रारंभ से ही होनहार छात्र के रूप में अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले चाणक्य अध्ययन समाप्ति के बाद नालंदा विश्वविद्यालय में ही पढ़ाने लगे थे। एक शिक्षक के रूप में उनकी ख्याति आसमान की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही थी। तो ऑप्शंस बताइएगा, तक्षशिला दिया होगा तो वो कर सकते थे। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 दिनों तक। बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या फिर अस्वीकार नहीं किया जा सकता और राज्यसभा को सिफारिश के साथ या फिर बिना बिल वापस करना चाहिए। सिफारिश को लोकसभा द्वारा स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जा सकता है। वही बात करते हैं दोस्तों, यह अध्यक्ष के प्रमाणीकरण के बाद राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है और धन विधेयक के मामलों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 21। यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसे 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत के संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य था। इससे पहले 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या फिर चार्ज कितना होता है? तो ये होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल संधि क्या है दोस्तों? ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बताइएगा। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जल संधि या फिर जल सहयोगी या फिर जल डमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके। इसका भौगोलिक आकार जो कि अक्सर डमरू जैसा होता है, जिसके दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होती है। इसके
इसलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या दिया था ऑप्शन। फैलिबल का एक एंटोनिम्स पूछा था, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, क्रिएटेड, करेक्ट, डेफिनेट, ये सभी और भी होंगे दोस्तों। ऑप्शंस क्या थे आपके एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक इसका स्पेलिंग एरर पूछा था, यानी शुद्ध वर्तनी पूछा था दोस्तों सोवेनियर का, ठीक है। सोवेनियर का पूछा था स्पेल्ट या फिर ठीक है स्पेल्ट यानी शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटर बाई फ्रंट डोर का पैसिव वॉइस पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाई दिस डोर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। ये तो धातु यस्क अयस्क है, तो कागज़ क्या है, तो दोस्तों ये पल्प हो जाएगा। पल्प बच्चे ने बताया, देखिए आप बताइएगा क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।